नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वजीर एक्स की। काफ़ी कुछ चल रहा है वहाँ पुनर्संरचना को लेकर और एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिस पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार। बिल्कुल, काफी डेवलपमेंट्स हैं इस मामले में। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि ये जो भी नए डेवलपमेंट्स हैं इन्हें थोड़ा समझें और सबसे ज़रूरी जो यूज़र्स हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। सही बात है, यूजर्स के लिए क्या मायने रखता है ये जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं सिंगापुर से। वहाँ 3 सितंबर को एक सुनवाई हुई है और साथ ही खबर ये भी है कि लगभग सारे क्रेडिटर्स ने, मतलब जिनका पैसा फंसा है, उन्होंने प्लान को हाँ बोल दिया है। हाँ, ये दोनों बड़ी खबरें हैं। तो ये सिंगापुर वाली सुनवाई सम 940 कुछ कहा जा रहा है इसे, ये क्या है असल में और इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? देखिए, ये सम 940 जो है, ये वजीर एक्स की जो पूरी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है ना, उसका एक आप कह सकते हैं बहुत जरूरी कानूनी पड़ाव है। कानूनी पड़ाव? हाँ, मतलब सिंगापुर के लीगल सिस्टम में जब कोई कंपनी ऐसे वित्तीय संकट से निकलकर अपनी संरचना ठीक करना चाहती है तो अदालत की निगरानी में ऐसी सुनवाई होती है। अच्छा। तो ये कोई आम मीटिंग नहीं है, बाकायदा एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस है। इसका मकसद है कंपनी को वापस पटरी पर लाने की जो योजना है उसे कानूनी मान्यता देना और ये देखना कि भाई जो प्रभावित लोग हैं, खासकर हजारों यूजर्स, उनके हितों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। तो सिंगापुर के अदालत का जो भी फैसला होगा वो तय करेगा कि ये योजना आगे बढ़ेगी या नहीं। मतलब ये पूरी प्रक्रिया को एक तरह से कानूनी जामा पहनाता है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब वो दूसरी खबर पे आते हैं, क्रेडिटर्स का वोट। रिपोर्ट कह रही है करीब 95% क्रेडिटर्स ने हाँ कहा है प्लान को। 95%, ये तो मतलब लगभग सब मान ही गए। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। तो इसका क्या मतलब निकालें? मतलब प्रैक्टिकली क्या असर होगा इसका? नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। 95% का आंकड़ा बहुत मायने रखता है। सोचिए, जब ऐसी स्थिति होती है ना तो अक्सर लेनदारों में जिनका पैसा फंसा होता है बड़ा अविश्वास होता है, झगड़ा होता है। हाँ बिल्कुल। ऐसे में इतने बड़े बहुमत से किसी प्लान का पास होना ये दिखाता है कि ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि शायद यही ठीक रास्ता है मौजूदा हालात में। दूसरा, यह अदालत के सामने भी एक मजबूत पॉइंट रखता है। जज जब देखेंगे कि भाई लगभग सभी लोग राजी हैं तो प्लान को फाइनल अप्रूवल मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। अच्छा। अदालतें अक्सर देखती हैं कि जिनका पैसा लगा है वो क्या चाहते हैं। और तीसरा, कंपनी मैनेजमेंट को भी थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन ये सोचना भी तो जरूरी है कि ये सहमति क्यों है। क्या वाकई प्लान बहुत अच्छा है या फिर लोगों के पास कोई और चारा नहीं है? बिल्कुल, ये सवाल अपनी जगह है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई कुछ नहीं से तो यही बेहतर है, लेकिन 95% फिर भी एक बड़ा समर्थन है। हाँ वो तो है, पर उन 5% का क्या जिन्होंने शायद ना कहा हो, उनकी बात का कोई वजन नहीं? क्या वो रुकावट डाल सकते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, रिपोर्ट में 5% का जिक्र तो नहीं है, पर आमतौर पर ऐसे मामलों में अदालत माइनॉरिटी क्रेडिटर्स की आपत्तियों को भी सुनती है। अदालत ये सुनिश्चित करती है कि प्लान सबके साथ फेयर हो। अगर उन 5% के पास कोई ठोस कानूनी नुक्ता है, कोई जायज आपत्ति है, तो वो अदालत के सामने रख सकते हैं। अच्छा। हालांकि 95% के समर्थन के सामने पूरी प्रक्रिया को रोकना शायद मुश्किल हो, पर हाँ, वो कुछ शर्तों में बदलाव या अपने लिए बेहतर सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, तो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्रेडिटर्स की सहमति तो मिल गई, ये बड़ा कदम है। अब आते हैं उस चीज पर जो यूजर्स के लिए सबसे जरूरी है शायद। हाँ। ये रिकवरी टोकन। हाँ, रिकवरी टोकन। रिपोर्ट कह रही है कि यूजर्स को उनके फंसे हुए बैलेंस के बदले ये टोकन दिए जाएंगे। ये क्या है असल में? मतलब क्या ये बिटकॉइन जैसे हैं या कुछ और सबसे जरूरी, क्या इनसे सीधे पैसा मिल जाएगा? नहीं, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये रिकवरी टोकन, देखिए, सीधे पैसा नहीं है, ना ही ये बिटकॉइन या ईथर जैसे कोई ट्रेडेबल क्रिप्टो हैं। अच्छा, तो फिर क्या है? आप इन्हें एक तरह का डिजिटल प्रॉमिसरी नोट समझ लीजिए या क्लेम सर्टिफिकेट। ओके, प्रॉमिसरी नोट। हाँ, मतलब ये टोकन बस इस बात का सबूत है कि आपका कितना पैसा फंसा था और अगर भविष्य में ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कामयाब होता है तो आपको इसी टोकन के आधार पर कुछ मुआवजा मिलेगा। देखा जाए तो आजकल ये तरीका काफी चल रहा है, खासकर क्रिप्टो कंपनियों में जो मुश्किल में फंस जाती हैं। अच्छा। हाँ, कंपनी को तुरंत कैश देने के दबाव से राहत मिल जाती है और रिकवरी को भविष्य की कमाई से जोड़ दिया जाता है। ऐसा समझें कि जैसे कोई दुकान बंद हो जाए तो आपको कैश रिफंड के बजाय स्टोर वाउचर मिल जाए। हाँ, ये वाउचर वाला उदाहरण सही है, जिसे आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो दुकान दोबारा खुलती है और चलती है तो। लेकिन फिर सवाल वही कि इन रिकवरी टोकन्स की कीमत क्या होगी, वैल्यू क्या होगी? अगर ये पैसा नहीं है तो इनका मूल्य कैसे तय होगा? बिल्कुल, यही $1 मिलियन सवाल है और यहीं पर असल अनिश्चितता है। इन टोकन्स की असल कीमत कई बातों पर निर्भर करेगी।
पहली और सबसे जरूरी बात, खुद वजीरेक्स की ये योजना कितनी सफल होती है। क्या कंपनी वाकई पटरी पर आ पाएगी? सही। क्या वो इतना प्रॉफिट कमाएगी कि इन टोकन्स के बदले कुछ दे सके? दूसरा, इन टोकन्स को भुनाने की, मतलब कैश में बदलने की शर्तें क्या होंगी? हाँ, ये जरूरी है। क्या आप इन्हें वजीरेक्स पर ही इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे ट्रेडिंग फीस में छूट, या क्या इन्हें किसी बाहरी एक्सचेंज पर बेच सकेंगे? अगर बेचने की इजाजत होगी तो फिर बाजार में इनकी मांग और सप्लाई से कीमत तय होगी। तीसरा, क्या कंपनी खुद इन्हें वापस खरीदेगी कभी? किस रेट पर खरीदेगी? तो अभी के लिए टोकन मिलना एक उम्मीद तो है, पर इनकी असली कीमत वो तो भविष्य ही बताएगा। मतलब यूजर्स को सिर्फ टोकन मिलने से खुश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन्हें देखना होगा कि इन टोकन्स का आगे होता क्या है, इस्तेमाल कैसे होंगे, कैश कैसे मिलेगा, इस पर नजर रखनी होगी। ठीक है, तो टोकन मिलना बस पहला कदम है, असली कहानी बाद में शुरू होगी। अच्छा, अब जरा कंपनी की नई संरचना पे बात करते हैं। रिपोर्ट में जिक्र है। हाँ, वो 2 कंपनियों वाली बात। हाँ, एक तो है ज़ेनमाई इंडिया, जिसके बारे में कहा है कि वो FIU के दायरे में है, और दूसरी एक नई कंपनी बनी है पनामा में, ज़ेनसुई कॉर्पोरेशन। 2 अलग अलग कंपनियां अलग अलग देशों में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा? ऐसा क्यों किया होगा? हाँ, पहली नजर में लगता है, पर इसके पीछे शायद सोची समझी स्ट्रैटेजी है। क्या हो सकती है? देखिए, ऐसी दोहरी संरचना अक्सर रेगुलेटरी और ऑपरेशनल कामों को अलग अलग करने के लिए बनाई जाती है। ज़ेनमाई इंडिया, जिसका FIU के साथ जिक्र है। हाँ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। बिल्कुल, तो ये इशारा है कि ज़ेनमाई शायद भारत के जो सख्त नियम कानून हैं उन पर फोकस करेगी। KYC, AML, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले नियम वगैरह। FIU का नाम आना ये भी दिखाता है कि भारतीय अथॉरिटीज की नजर इस पर रहेगी। अच्छा, तो ज़ेनमाई इंडिया का काम संभालेगी? हाँ, रेगुलेटरी कंप्लायंस। और दूसरी तरफ ज़ेनसुई कॉर्पोरेशन है पनामा में। अब पनामा को चुनने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे? पनामा के कॉर्पोरेट कानून थोड़े लचीले माने जाते हैं, तो हो सकता है ग्लोबल ऑपरेशंस या संपत्ति मैनेजमेंट या फिर यही रिकवरी टोकन जैसी जो जटिल मुआवजा योजना है उसको हैंडल करने के लिए ज़ेनसुई बनाई गई हो। शायद अंतर्राष्ट्रीय यूजर्स या पार्टनरशिप्स का काम ज़ेनसुई देखेगी, तो एक भारत के नियमों पर फोकस करेगी, दूसरी ग्लोबल काम और रीस्ट्रक्चरिंग के फाइनेंशियल पहलू संभालेगी। ऐसा हो सकता है। लेकिन 2 अलग कंपनियां, खासकर एक पनामा में, इससे पारदर्शिता पर असर नहीं पड़ेगा? मतलब कौन किसके लिए जिम्मेदार है, ये सब साफ रहेगा? यूजर्स को किससे बात करनी होगी? ये चिंता बिल्कुल जायज है। पारदर्शिता और कोऑर्डिनेशन ये यकीनन एक चुनौती होगी। देखना होगा कि ये दोनों कैसे मिलकर काम करती हैं। हाँ। क्या यूजर्स के लिए एक ही कांटेक्ट पॉइंट होगा? क्या दोनों की भूमिकाएं साफ साफ बताई जाएंगी? और हाँ, पनामा का नाम सुनते ही कुछ सवाल तो उठते हैं टैक्स वगैरह को लेकर। वही तो कंपनी को बहुत ट्रांसपेरेंट रहना होगा अपनी इस संरचना और काम को लेकर, ताकि यूजर्स का भरोसा बना रहे। ये एक बड़ा सवाल है कि ये सिस्टम असल में कितना कारगर और यूजर फ्रेंडली साबित होता है। ठीक है, तो संरचना की बात हो गई। अब रिपोर्ट का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा उम्मीद बंधाता है। हाँ, कहा गया है कि अगर सिंगापुर कोर्ट से फाइनल अप्रूवल मिल जाता है तो अगले 10 दिनों में ही वजीरेक्स के ऑपरेशंस और मुआवजा बांटने का काम शुरू हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये सुनने में तो बड़ा तेज लग रहा है, पर क्या ये इतना सीधा है? वो अगर कितना बड़ा है यहाँ? आपने एकदम सही शब्द पकड़ा, अगर। ये अगर ही सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। स्रोत साफ कह रहा है कि सब कुछ सिंगापुर कोर्ट के फाइनल फैसले पर निर्भर करता है। ये इस पूरी योजना के सामने खड़ी आखिरी और सबसे बड़ी कानूनी दीवार है। अगर कोर्ट मान जाती है कि हाँ, प्लान ठीक है, निष्पक्ष है, व्यावहारिक है, सबके हितों का ध्यान रख रहा है, तो वो हरी झंडी दे देगी। और तभी वो 10 दिन वाली बात लागू होगी। बिल्कुल, उसके बाद ही ये 10 दिन की टाइमलाइन शुरू होगी। और ये टाइमलाइन ये दिखाती है कि कंपनी ने शायद पीछे तैयारी कर रखी है। वो अप्रूवल मिलते ही तेजी से काम शुरू करना चाहते हैं, जो अच्छी बात है। हाँ, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर मंजूरी नहीं मिली तो? हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि प्लान में कोई कमी है या वो जो 5% लोग हैं उनकी आपत्तियां ज्यादा वजनदार हैं, तो फिर मामला अटक जाएगा। तब वजीरेक्स को शायद प्लान में बदलाव करके दोबारा कोर्ट जाना पड़े या कोई और रास्ता सोचना पड़े। ऐसी हालत में ये पूरी प्रक्रिया फिर से लटक जाएगी और यूजर्स का इंतजार और लंबा हो सकता है। मतलब सब कुछ कोर्ट के फैसले पर है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला ही तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। वो अगर वाकई में बहुत बड़ा है।
ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को समेटें, मुख्य बातें ये हैं, सिंगापुर में एक अहम कानूनी सुनवाई हो चुकी है, क्रेडिटर्स का भारी समर्थन 95% मिला है, जो एक अच्छा संकेत है। यूजर्स को रिकवरी टोकन मिलेंगे, जो पैसे नहीं है पर भविष्य के मुआवजे का वादा है, जिनकी वैल्यू अभी पक्की नहीं है। कंपनी की नई संरचना है ज़ेनमाई इंडिया और ज़ेनसुई पनामा, शायद कामों को बांटने के लिए, और अगर कोर्ट हाँ कहती है तो 10 दिन में काम शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर लगता तो है कि वजीरेक्स यूजर्स के लिए कुछ उम्मीद जगी है, पर मंजिल अभी दूर है। बिल्कुल सही सारांश है, कहानी इसी के आसपास है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है जो इन खबरों से ही निकलती है और जिस पर यूजर्स को खास ध्यान देना होगा आगे। क्या? वो ये कि ठीक है, मान लिया प्लान अप्रूव हो गया, यूजर्स को उनके वॉलेट में रिकवरी टोकन दिखने भी लगे, लेकिन उसके बाद? हाँ, उसके बाद क्या? असली सवाल यही है कि इन टोकन्स का होगा क्या, इनकी असली कीमत, जैसा हमने बात की, कैसे तय होगी? क्या ये बस एक डिजिटल एंट्री बनकर रह जाएंगे या इनसे वाकई कुछ हाथ में आएगा? ये तो बड़ा सवाल है। यूजर्स को टोकन मिलने के बाद ये देखना होगा कि क्या इन टोकन्स को ट्रेड करने का कोई मार्केट बनता है, कहाँ, किन शर्तों पर? क्या वजीरेक्स खुद इन्हें वापस खरीदेगा या किसी सर्विस के बदले लेगा? कोई टाइमलाइन है इसके लिए? हाँ, मतलब इनको कैश में बदलने का रास्ता क्या होगा? बिल्कुल। वो प्रक्रिया कितनी आसान या मुश्किल होगी, ये वो प्रैक्टिकल सवाल हैं जिनका जवाब ही तय करेगा कि ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान सिर्फ कागज पर अच्छा दिखता है या जमीन पर भी यूजर्स को कुछ राहत देता है। टोकन मिलना कहानी का अंत नहीं है। सही कहा, ये तो शायद एक नए अध्याय की शुरुआत है। हाँ, बिल्कुल। देखना होगा ये अध्याय कैसे खुलता है।